Arthat is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ अंशुमान जी हैं। ये है अर्थात। अर्थात में पिछले हफ्ते के एपिसोड में हम लोगों ने तमाम बातें की थी। इस हफ्ते के एपिसोड में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले अंशुमान जी से हालचाल पूछेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमी की दुनिया की सबसे बड़ी हलचलें इस दरबीच क्या है, जो खर्चा पानी में ऑलरेडी आप और दर्पण डिस्कस कर रहे होंगे। अंशुमान जी, धन्यवाद सिद्धांत। आप यात्रा पे हैं और आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं हमें अलग अलग जगह से जमीन पर क्या स्थिति है, और यही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य या धर्म है कि आप जमीन से जाकर लोगों को बताएं कि वास्तविकता क्या है। इकोनॉमी में बहुत सारी खबरें हर हफ्ते हम लोग खर्चा पानी में प्रतिदिन लेके आते हैं। आप एमएसपी था, चीन काफी चर्चा में है अलग अलग कारणों से, महंगाई से लेकर वुहान की लीक तक, और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जिसे लेकर सरकार का असमंजस है। ये हमारी बड़ी खबरें हैं जो खर्चा पानी के सारे एपिसोड में हम लोग लेकर आते हैं। एकदम। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के अर्थात पे बातचीत शुरू करेंगे। उसके पहले पिछले हफ्ते का एक रिकैप। सिस्टेमिक, प्लान्ड और मैन्युफैक्चर्ड पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है, इसका उत्पादन कर रही है हमारी सरकारें। हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी पिछले हफ्ते के अर्थात में। बहुत बहस तलब और बहुत जरूरी एपिसोड है, जरूर देख जाइए अर्थात की प्लेलिस्ट में। इसके ठीक पहले वाला एपिसोड ये देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट स्क्रॉल करेंगे, ठीक पहले वाला एपिसोड वो वाला दिखेगा, उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को उसमें। और अर्थात पे आने के पहले सबसे पहले इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है अंशुमान जी? सिद्धांत, इस बार का अंक वैक्सीन की जो नई चुनौती है, वैक्सीन की नीति में जो फिर बदलाव हुआ और केंद्र सरकार ने वापस वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के नए तरीके के कार्यक्रम की घोषणा की, जो जून के शायद आखिरी सप्ताह से आएगा। वो चुनौती कितनी बड़ी है? 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए करना क्या होगा? क्या हम कर पाएंगे? एक तरीके का मिशन इम्पॉसिबल है क्या क्या ये? इस नई तरीके की गणित, उत्पादन की क्षमता, लगाने की कैपेसिटी, भारत सरकार की तैयारियां, उसकी कुछ भीतरी जानकारियां, उन पर केंद्रित इस बार की कवर स्टोरी है, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितना पॉसिबल मिशन है भारत में इतने लोगों को दिसंबर तक टीका लगाना। और इसके बाद अलावा एक बड़ी स्टोरी ट्विटर और भारत सरकार की रार जो शुरू हुई है उसके ऊपर भी है। अब आते हैं अर्थात पे। अर्थात का जो इस बार का शीर्षक है वो है वैक्सीन के उपनिवेश। अर्थात में आप लोगों को बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे डिस्कशन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे हम चाइनीज इंक्रोचमेंट की बात करते हैं। चाइना का इंक्रोचमेंट कहाँ से बढ़ा है, उपनिवेश के तौर पर, युद्ध के स्तर पर, मार्केट में, फिनटेक में, हर जगह वो धीरे धीरे घुस रहे हैं। और वुहान वाली जो पूरी थ्योरी, जिसका अभी अंशुमान जी ने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है, पूरी तस्वीर तो अभी वो बताएंगे। उस पूरी तस्वीर में चाइना ने वैक्सीन वाला जो पूरा मामला है, जो पूरा सेटअप है दुनिया भर का, उसमें गहरी अपनी पैठ बना ली है। और वो भी बड़ी बहस तलब और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने लायक बातचीत है कि चाइना ने वैक्सीन के मार्केट में, क्योंकि उसको खुद कल्प्रिट समझा जाता है कि भाई आपके वुहान से लैब से निकला, इस तरह के आरोप लगते हैं, और उसने वैक्सीन के इसमें जगह बना लिया। अंशुमान जी, सिद्धांत, आज हमने इस विषय को इसलिए चुना कि एक तो वैक्सीन पर चर्चा, भारत की वैक्सीन नीति के बारे में बहुत सारी चीजें सार्वजनिक हैं, हमारी क्षमताओं के बारे में हमें पता है, हम कैसे कर पाएंगे हमें पता है। दुनिया के भी कई सारे देशों में वैक्सीनेशन, बड़े देशों में आबादी की 40-50%, 60% तक, और छोटे देशों में तो काफी बड़े पैमाने पर हो चुका है। अर्थव्यवस्थाएं मंदी से निकलने लगी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एक बड़ा हिस्सा जो हमारी निगाह से पीछे रह गया था, वो था चीन, की चीन ने किया क्या क्या इन दिनों में। और चीन, वो जिसके खिलाफ अब जांच शुरू हुई है, वुहान से लैब में लीक की, उसने एक
खास किस्म का कू या तख्ता पलट कर दिया दुनिया में, बहुत साइलेंटली। हम उस तख्ता पलट की कहानी को इस अर्थात में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि चीन को लेकर हमारी जानकारी और हमें चीन की इन रणनीतियों के बारे में जानना एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी जरूरी है, और सरकार की से सवाल पूछने की दृष्टि से भी जरूरी है। अभी हमने ताजे चीन के साथ व्यापार के आंकड़े आए है। आप एक चीज बड़ी दिलचस्प है, मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं, और हमने चीन पर कई एपिसोड अर्थात की प्लेलिस्ट में हैं जिसमें हमने चर्चा की थी जब चीन के सामान का बायकॉट हो रहा था, टेक्नोलॉजी में चीन की हिस्सेदारी पे। बाजार और कूटनीति को मिलाना होना तो चीन से ज्यादा समझदार देश दुनिया में कोई नहीं है, और चीन से ज्यादा चालाक देश कोई नहीं है। चीन में कई सारी पुरानी युद्ध कलाएं हैं, और उनमें सुन तुजू की जो युद्ध कला वो ये कहती है कि दुनिया में सबसे सफल लड़ाइयां छिपकर लड़ी जाती हैं, सामने से नहीं लड़ी जाती। वुहान से जो वायरस निकला था वो लीक था, डिलिबरेट लीक था, या एक्सीडेंट था, या वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था, ये सारी जितनी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भंडार है अगर आप इंटरनेट पे जाएं, ये अभी सब कुछ निर्धारित होना है, तय होना है, और वैक्सीन और उस काम के लिए चीन को सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये भी तय होना है। लेकिन जब पूरी दुनिया में वैक्सीन राष्ट्रवाद चल रहा था, मेरी वैक्सीन, मेरे देश की वैक्सीन, चीन ने बड़ी सफाई से दुनिया में वैक्सीन उपनिवेशात खड़ा कर दिया, वैक्सीन कॉलोनीज बना दी। और ये काम इतने अनोखे ढंग से हुआ है जिसे भारत के लिए और भारत की कूटनीति और दुनिया की कूटनीति के लिए समझना जरूरी है। दरअसल वैक्सीन की जो पूरी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में है, उस पर अब चीन के मोहरे मौजूद हैं। अगर आप उसे शतरंज की बिसात माने तो एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने अपने बहुत मजबूती से मोहरे बिठा दिए हैं। भारत ने वैक्सीन निर्यात की जो कोशिश की थी और वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी वो अप्रैल में खत्म हो गई। जब वैक्सीन की क्राइसिस शुरू हुई, भारत ने टीकों का निर्यात रोक दिया। मई के अंत में वैक्सीन के इंपोर्ट की तैयारी शुरू हो गई और फिर इमरजेंसी अप्रूवल होना शुरू हुए और अभी कोशिश शुरू हो रही है कि वैक्सीन का इंपोर्ट किया जाए। अमेरिका भी सिद्धांत अपनी जो पहले फेज की क्राइसिस थी कोविड की, जितने लोग मरे थे उसके बाद वो इतना ज्यादा हैरान और परेशान था कि वो गरीब दुनिया को या पिछड़ी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने की जो अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा देश है, उसके पास सबसे बड़े पेटेंट हैं और वैक्सीन बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां यूरोप और अमेरिका की हैं, वो भी बहुत देर बाद अभी जाकर जून के पहले हफ्ते में इस बात के प्रति जागरूक हुआ कि अब हमें वैक्सीन डोनेट करना और उनको दान करना शुरू होगा। जब आज इस पर चर्चा कर रहे हैं तो पता चला कि बाइडेन एक वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं। उस टूर की शुरुआत में वो कई सारे जरूरतमंद देशों को सस्ती या मुफ्त वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी जो जरूरतमंद देश थे, जिनके पास वैक्सीन की तकनीक नहीं है, जिनके पास वैक्सीन उत्पादन की क्षमता नहीं है, जिनके पास वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं है, उन्हें मदद पहुंचाने में कूटनीतिक रूप से अमेरिका भी काफी पीछे रहा। भारत की तो पूरी वैक्सीन रणनीति उलझी हुई थी, हमारे पास थी ही नहीं, हम बांट रहे थे, जब हमें जरूरत पड़ी तो हम बिखर गए। पर अमेरिका जिसके पास वैक्सीन थी और एडिशनल वैक्सीन कैपेसिटी अमेरिका ने एक्वायर की थी, वो भी ये ग्लोबल जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उस पर सही पैंतरा चलने से में कमजोर रहा। इधर क्या हुआ कि जून के पहले हफ्ते तक दुनिया के 60 देशों में चीन की वैक्सीन पहुंच गई। 60 देशों में, दुनिया के 60 देशों में चीन की वैक्सीन, बहुत बड़ी संख्या 60 देशों में। आपको डिटेल में बताऊंगा कहां कहां पहुंची और कैसे पहुंची और क्या हुआ। दुनिया के 60 देशों में चीन की वैक्सीन पहुंच गई और चीन ने अभी तक का जो ताजा आंकड़ा है जून के पहले सप्ताह का, अपने यहां 100 में से 50 लोगों को वैक्सीन लगा भी दी अपनी आबादी को। यानी अपनी आबादी में 100 में से 50 लोगों को वैक्सीन दे भी दी और 60 देशों में दुनिया में चीन की वैक्सीन फैल भी गई। ये सारा खेल, ये सारी उथल पुथल मई के महीने से शुरू होती है, जब हम भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तड़पता मरता देख रहे थे और दवाओं की चीख पुकार थी और अस्पताल परेशान थे। उस समय दुनिया में वैक्सीन कूटनीति में एक फेरबदल हुआ, एक बड़ा तख्ता पलट हुआ जो हम शायद नहीं समझ पाए या हम उसे उतनी गहराई से नहीं देख पाए। भारत की सुर्खियों का हिस्सा वो आमतौर पर नहीं था, छोटी मोटी कहीं खबरों के तौर पर था। भारत ने जब मई के अंत में कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से अप्रूव कराने के लिए की कोशिश शुरू की, क्योंकि भारत की अभी कोई भी वैक्सीन डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल के बाद नहीं आई है। कोविशील्ड कहीं दूसरे रास्ते से अप्रूव होकर आई है, उसे यूरोपियन अप्रूवल मिला है, जिसकी लाइसेंसिंग सीरम को की गई, जो सीरम उनकी मैन्युफैक्चरर है भारत में। तो भारत की कोई वैक्सीन जिसे अप्रूव किया जाना था वो नहीं हुआ और भारत उसकी कोशिश कर रहा था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल के आंकड़ों को लेकर काफी गफलत है। कभी कहा जाता है 1 महीने में आएंगे, कभी कहा जाता है जुलाई में आएंगे। रिसेंट जुलाई वाला है उनका, जुलाई वाला आया है। उस बीच में जून के पहले सप्ताह में डब्ल्यूएचओ ने
चीन की दूसरी वैक्सीन भी मंजूर कर दी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, जो साइनोवैक है। साइनोफार्म को मई में अप्रूव कर दिया गया था। यानी चीन की 2 वैक्सीन डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल के आधार में आ गई। आप डब्ल्यूएचओ को के बारे में कुछ भी कहें, आप माने कि उसके अंदर तमाम खामियां हैं, पर डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल के बाद ही दुनिया के देश वैक्सीन के लिए ऑर्डर देते हैं, खरीदते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाते हैं, लाइसेंस देते हैं। ये एक प्रक्रिया है, भारत भी उस प्रक्रिया का पालन करता है। डब्ल्यूएचओ से इमरजेंसी अप्रूवल वाली वैक्सीन ही दुनिया में खरीदी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, या उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। चीन ने दरअसल, जब हम वुहान की पूरी इस झगड़े में उलझे हुए थे और पूरी दुनिया पिछले 1 साल से कोविड से जूझ रही थी, चीन ने वैक्सीन की बड़ी तैयारियां की थी और बहुत सोच समझ के की थी। अब हमें वो समझ में आता है जब आंकड़े हमारे पास आते हैं। जब हमने इसकी चर्चा के लिए दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे सोर्सेज, उनसे बात की, तो उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि भारत को कितनी वैक्सीन चाहिए। उनके दिमाग में सिर्फ चीन है इस समय, कि चीन क्या कर रहा है और चीन ने ऐसा कैसे कर दिया, हमें पता नहीं चला। चीन ने पिछले साल की शुरुआत में वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वुहान का लीक उससे और 6 महीने पहले हुआ था, और जो स्ट्रेन था, जो वायरस था, वो चाइना के पास पहले से मौजूद था। वो बाद में उन्होंने उसका कोडिंग रिलीज की थी, डीएनए कोड रिलीज किया था, जब पूरी दुनिया में उस पर काम शुरू हुआ था। चीन ने 2020 में शुरुआत के बाद सबसे पहले अपने देश में 6 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। एक नहीं, एक साथ 6 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। चीन में ऑफिशियली 6 वैक्सीन के इस्तेमाल की वहां के रेगुलेटर ने मंजूरी दी है, जो हम जैसा भारत का रेगुलेटर है, या अमेरिका का सीडीसी है। जबकि चीन में इस समय 49 वैक्सीन पर काम चल रहा है कोविड की। 6 को मंजूर हो चुकी हैं और 49 वैक्सीन अलग से अलग अलग लेवल पर रिसर्च में है। यह बात वैक्सीन का जो ग्लोबल डेटाबेस है और जो नेचर की वैक्सीन एनालिसिस है वो बताती है। यानी चीन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन आविष्कारक हो गया। अमेरिका में 66 वैक्सीन का जो ग्लोबल डाटाबेस है के हिसाब से वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो 66 हैं, जो अलग अलग लेवल पर रिसर्च ट्रायल के लेवल पर हैं। आप सोचिए कि वैक्सीन का बाजार कोविड से पहले जिन कंपनियों के हाथ में था, वो ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियां थी, जैसे बायोनटेक थी, जैसे क्योरवैक थी जर्मनी की। ये सारी कंपनियां यूके और यूरोप की बहुत पीछे हैं। यानी पहले नंबर के ऊपर अगर आप वैक्सीन प्लान में वैक्सीन पाइपलाइन को देखें, दुनिया की कोविड वैक्सीन पाइपलाइन को, तो पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 66 वैक्सीन, और दूसरे नंबर पर चाइना है, जहां 49 वैक्सीन का ट्रायल और परीक्षण और शोध चल रहा है। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प और पेचीदा बात जो मुझे समझ में आती है, जो सबको समझ में आएगी, कि जिस चीन को वुहान से वायरस निकलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, यह माना जा रहा है कि चीन ने दुनिया में कोविड फैलाया है। इसके आरोप हैं, इसके बारे में तमाम तरीके की षड्यंत्र कथाएं हैं, जांच है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, हर्जाना वसूलने की मांग हो रही है। उसने पूरी दुनिया को अपनी वैक्सीन पर राजी कैसे कर लिया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसने पूरी दुनिया के बड़े देशों को और बहुत बड़े बाजारों को, ये वही देश जो वुहान एपिसोड से नाखुश हैं, हाँ, जो वुहान पर नाखुश हैं, जो सारे लोगों को लोग वुहान की में से वायरस लीक और उससे पूरी दुनिया में आई तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने की बात कह रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को चीन ने राजी कैसे कर लिया, और यह रहस्य समझना जरूरी है। दरअसल क्या हुआ कि जो चीन की 5 प्रमुख वैक्सीन थी, नाम उनके टेक्निकल हैं, हम उनको समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहेंगे। चीन की जो 5 प्रमुख वैक्सीन थी, उनका ट्रायल चीन ने मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रशिया जैसे करीब 1 दर्जन देशों में किया। मुझे नहीं लगता कि किसी एक देश की वैक्सीन का इतने ज्यादा बड़े रेसेस में और ज्योग्राफी में ट्रायल हुआ होगा। यानी जब सारे लोग वुहान पर चीन को आरोप लगा रहे थे, अपनी कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ज्योग्राफी पे और अलग अलग तरीके की नस्लों पर, आयु वर्ग पर, सबसे बड़े इलाके में अपनी 5 वैक्सीन का ट्रायल कर लिया। उसके 3rd फेज के ट्रायल इन देशों में करीब 12 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो और अलग अलग महाद्वीपों में थे, यूरोप में भी थे, एशिया में भी थे, मेना रीजन में यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में भी थे, और एशिया में भी थे। इस साल 25 अप्रैल तक का जो डेटा हमारे पास मौजूद है, उस हिसाब से चीन करीब 41 करोड़ से ज्यादा, मतलब 41-42 करोड़ तक के आसपास की खुराकों के साथ दुनिया में चीन वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया।
सबसे बड़े प्रोड्यूसर तो हम हुआ करते थे। हाँ, नहीं, हम तो कोविड से पहले की वैक्सीन हाँ, कोविड से पहले की वैक्सीन, कोविड से पहले की वैक्सीन के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। टोटल कोविड का नंबर है। हाँ हाँ, हमें कोविड का नंबर बताने, कोविड से पहले के हमें आपको बताएंगे वैक्सीन बाजार में भी चीन ने कैसे उथल पुथल की। कोविड से पहले की वैक्सीन में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते थे और ये यूरोप की कंपनियों के पास कैपेसिटीज थी। कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन का जब नंबर आया जब कोविड की वैक्सीनेशन की रफ्तार शुरू हुई नवंबर दिसंबर के बाद, सिद्धांत तो अप्रैल तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर हो गया। अमेरिका इससे आधा है प्रोडक्शन में और ईयू उससे भी कम है, 22 करोड़ के आसपास है। भारत करीब करीब 20 करोड़ के आसपास के नंबर पर है। चीन भारत का लगभग 2 गुना वैक्सीन की कैपेसिटी लिए हुए है। संयुक्त अरब अमीरात ने, बहरीन ने चीन की वैक्सीन को पिछले दिसंबर में ही ओके कर दिया था। उनके यहाँ ट्रायल हुआ था और अप्रूव हो गया था। लेकिन ये जो कूटनीति की पूरी बिसात थी ना, वैक्सीन कूटनीति की बिसात, इस पे चीन ने सबसे स्ट्रांग मूव अपना मार्च में तय किया। अच्छा। मार्च वह समय था जब चीन को यह पता था कि उसके पास जितनी उत्पादन क्षमता है, वैक्सीन की जितनी बड़ी रेंज है और कोविड का जो असर है, उस हिसाब से दुनिया के तीसरी दुनिया के देशों को, छोटे देशों को यूरोप की कोई बड़ी कंपनी वैक्सीन देने नहीं जा रही है। पहले वो अपने बाजारों को सुरक्षित करेगी, अपने देशों को वैक्सीन देगी, उसके बाद उसे नॉर्थ अफ्रीका और पाकिस्तान और बहरीन और दुनिया के छोटे देशों की याद आएगी। तब तक इन देशों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी। उनको लंबा समय लगेगा। इसी बीच क्या हुआ कि अप्रैल में जब वैक्सीन की भारत में कमी हुई तो जो कोवैक्स के जरिए, जो कोवैक्स बनाया था WHO ने, जिसके जरिए करीब ग्लोबल वैक्सीन पार्टनरशिप है जो बनाई गई थी, इससे एशिया के और अफ्रीका के कम आय वाले देशों को 2021 के अंत तक 2 अरब खुराकें, 2 अरब डोज दिए जाने थे। उसमें भारत की सप्लाई कम हो गई क्योंकि भारत ने अपने यहाँ वैक्सीन की कैपेसिटीज, अपने यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेजेस कम करने के लिए, दूर करने के लिए कोवैक्स से अपने आप को पीछे कर लिया और कोवैक्स में उतनी सप्लाईज नहीं रही जितनी होनी थी। फाइजर दूसरी कंपनी थी जिससे पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। इसको और जॉनसन और मॉडर्ना इस अलायंस में देर से आई थी। यही समय था जब चाइना ने इस अलायंस के जरिए पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी वैक्सीन पहुंचा दी। आपको विश्वास नहीं होगा सिद्धांत, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपर्ट से बात कर रहा था और जब उन्होंने मुझे डेटा भेजा और जो नंबर भेजे, सर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीन को इस महामारी का जिम्मेदार माना जा रहा है, उसकी वैक्सीन पूर्वी यूरोप के 5 देशों में, एशिया के 10 देशों में, लैटिन अमेरिका के 10 देशों में, पश्चिमी एशिया के 3 देशों में और अफ्रीका के 12 देशों में पहुंच गई है। अच्छा, करीब 69 देशों को वैक्सीन डोनेट की गई है, दान में दी गई है, विदाउट एनी पेमेंट। हाँ, दान में दी गई है। 60 देशों में चीन की वैक्सीन यूज के लिए मंजूर हो गई हैं। 43 देशों को चीन वैक्सीन निर्यात कर रहा है और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को भी चीन की वैक्सीन लगी है। तो एक्चुअली अ गुड वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये वो फैलाव है वैक्सीन का जो डिप्लोमेसी के लेवल पर हुआ। अच्छा, फार्मा सेक्टर से, क्योंकि मैं फार्मा सेक्टर की तरफ से इसको समझने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो ये सूचना नहीं मिलती। फार्मा सेक्टर अचानक लड़खड़ा गया मार्च अप्रैल में। दुनिया की फार्मा कंपनीज अचानक लड़खड़ा गई इस पैतरे से। उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। अचानक चीन, जिसको वो दोषी ठहरा रहे थे, वो इतनी सारी वैक्सीन लेके आ गया। उसने दुनिया में इतने देशों में वैक्सीन बेच दी, बांट दी, एक्सपोर्ट कर दिया और अपनी वैक्सीन क्रेडिबिलिटी को स्टेब्लिश करा दिया। पहली बार दुनिया में हाल फिलहाल के दशकों में सिद्धांत देखने को मिला कि जो फार्मा कंपनियां जो एक दूसरे की घोर कॉम्पिटिटर हैं, यानी जिनका एक दूसरे से गहरी प्रतिस्पर्धा है, उन्होंने भी वैक्सीन बाजार पर कब्जा करने के लिए, बात समझना बहुत जरूरी है, वैक्सीन बाजार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया। हमने ऐसे अलायंसेस फार्मा इंडस्ट्री में रेयरली देखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि मर्क और जॉनसन मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं, जीएसके स्विस नोवार्टिस के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, सनोफी जर्मन बायोटेक के लिए मिलकर वैक्सीन बना रही है, और ऑक्सफोर्ड और सीरम और एस्ट्राजेनेका का अलायंस है। ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नई बात थी कि वो कंपनियां जो एक दूसरे की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में रहती हैं, उन्होंने ऐसा किया। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि वो इतनी कैपेसिटीज क्रिएट कर लें कि पहले वो अमीर बाजारों को सुरक्षित कर देंगी
यूरोप और अमेरिका के बाजारों में पर्याप्त वैक्सीन की आपूर्ति करते हैं। ये दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री का पूरा प्लान सा दिखता है। और उसके बाद वो तीसरी दुनिया के बाजारों में इसको बेचना शुरू करेंगे, जहां लंबे समय तक ये बेचा जाएगा। और इसलिए उन्होंने वैक्सीन की रॉयल्टी को लेकर, वैक्सीन के पेटेंट को लेकर जब पिछले साल WTO में अपील गई तो उसे अपनी सरकारों के दबाव से रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था बड़ा बाजार है। लेकिन जिन बाजारों में इनको पहुंचना था उन बाजारों में चीन पहले पहुंच गया अपनी वैक्सीन लेकर। जहां ये फ्यूचर इनका जो सेकंड लेवल का के वैक्सीन के मार्केटिंग के प्रोग्राम थे, वहां चीन वापस पहुंच गया। कोविड से पहले तक दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली जो टॉप 10 कंपनियां थी, उसमें मैक्सिमम कंपनियां यूरोप की हैं और 1-2 एशिया की कंपनियां। चीन की उसमें केवल 1 कंपनी हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि चीन अपने वैक्सीन प्रोडक्शन का, कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन का लगभग 50% हिस्सा एक्सपोर्ट कर रहा है और 50% अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। जबकि अमेरिका अपने वैक्सीन प्रोडक्शन का केवल 1 से 3%, अमेरिका और यूरोप के देश अपने वैक्सीन प्रोडक्शन का केवल 1 से 3% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत जो कोविड से पहले 60% वैक्सीन की सप्लाई करता था दुनिया को और प्रोड्यूस करता था, वो तो अपने ही लिए वैक्सीन के लिए चारों तरफ भटक रहा है और इमरजेंसी अप्रूवल और बाकी प्रक्रियाओं में चल रहा है। तो जो कोविड की, जो वैक्सीन की डिप्लोमेसी के लोग हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनेवा में बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए, WHO में, वो वहां पर जो चीन की रणनीति है वो ये है कि दुनिया के जो देश आपको वैक्सीन दे सकते थे वो तो केवल 2% वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम तीसरी दुनिया से आते हैं, हम विकासशील देश से आते हैं, लेकिन हम अपना आधा प्रोडक्शन दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि पूरे के पूरे दुनिया के वैक्सीन उद्योग के तंबू में एक नया ऊंट आ गया है। ये बिल्कुल चाइना बिल्कुल नया ऊंट है। चीन और कंपनियों में काफी खलबली है। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में पिछले सालों में काफी काम हुआ है। हमें याद होगा कि 2015-16 की बात है, अगर मैं वर्ष सही याद कर पा रहा हूं, तो WHO ने जब सार्स और H1N1 आया था, उसके बाद दुनिया के देशों से कहा था कि उन्हें फ्लू वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए, फ्लू वैक्सीन की कैपेसिटी बनानी चाहिए, क्योंकि फ्लू वायरस जो है वो सबसे ज्यादा रिकर हो रहा है जो हमने बार बार देखा है। इसलिए हमें फ्लू वैक्सीन की कैपेसिटी बनानी चाहिए, उनके म्यूटेशंस को कैच करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत अब आने वाले समय में एडल्ट वैक्सीन की होगी, बच्चों की वैक्सीन की नहीं होगी। और उस एडल्ट वैक्सीन में भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की होगी। और जैसा हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोविड थोड़े समय में पेंडेमिक से एंडेमिक हो जाए, इसका खतरा है कि एंडेमिक हो जाएगा और आपको हर साल इससे बचने के लिए फ्लू शॉट लेना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका में आप फ्लू शॉट्स लेते हैं, वैसे आपको फ्लू शॉट लेना पड़ेगा। इसे देखते हुए WHO ने ये बात 2015-16 में, जहां तक मुझे याद है, दुनिया के देशों से कहा था कि उन्होंने एक अलायंस बनाया था, उसको गैप कहते हैं शायद, उस अलायंस के जरिए उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि दुनिया के देशों को फ्लू वैक्सीन पर काफी काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी आने वाले समय में काफी जरूरत पड़ेगी। अब फार्मा उद्योग का डर यह है कि जिस तंबू पर वो अकेले राज करते थे, कम से कम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के मामले में, फ्लू वैक्सीन के मामले में जिस पर राज करते थे, उसमें चीन आकर घुस गया है। और जिन बाजारों को वो फ्यूचर में वैक्सीन बेचना चाहते थे, वहां चीन ने अपनी वैक्सीन पहुंचाकर, प्रयोग करके, लोगों को लगवाकर स्टेब्लिश हो गया। और जिन देशों में चीन की वैक्सीन पहुंची, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी तेज है और चीन के भी 2-3 वैक्सीन और तैयार हो रही है। दुनिया की दुविधा यह है कि वो अब क्या करेगी। वो वुहान की गलती पर, वुहान के लीक पर, वुहान के षड्यंत्र पर चीन से हिसाब मांगेगी, चीन को सजा देगी, या ये कहेगी कि चीन का जो नया वैक्सीन उपनिवेशवाद है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर चीन की वैक्सीन इंडस्ट्री नहीं होती है, चीन की फार्मा इंडस्ट्री नहीं होती, तो दुनिया के 60 देशों को तो वैक्सीन पता नहीं कब मिल पाती थी। जैसे कि हम भारत में देख रहे हैं कि हम कितने लंबे समय से वैक्सीन को लेकर कितनी कवायद कर रहे हैं। तो वो ये बात सुनतुंजू ने दिलचस्प बात कही थी, कहा था कि जब ज्ञान और रणनीति का चरम आ जाए ना, तो संघर्ष की संभावना खत्म हो जाती है। और चीन ने लगभग दुनिया की वैक्सीन इंडस्ट्री में यही किया है। और अब निगाह इस बात पर है कि जब भी वैक्सीन के अगले फेज आएंगे, बूस्टर फेज आएंगे या म्यूटेंट के फेज आएंगे, वहां चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी। लेकिन दुनिया का फार्मा इंडस्ट्री मान रही है कि कोविड ने चीन को दुनिया के वैक्सीन उद्योग में एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा कर दिया। इससे हमारे पास, हम लोग बहुत तरीके की नसीहतें इस पूरे बदलाव से ले सकते हैं। मुझे ये भी याद आता है शुमान जी, जो पिछले साल जब कोविड फैला था, उसके बाद WHO की फंडिंग पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगाई थी, आपको याद होगा। हाँ।
तो उसके बाद चाइना एक बड़ी फंडिंग एजेंसी बन के उभरा था। डब्ल्यूएचओ को उसने कहा था कि हम फंड करेंगे, जिसके बाद से बातचीत शुरू हो गई थी। मुझे याद तक आता कि हमने एक बार डिस्कशन में कहीं बातचीत की थी, हमने और आपने, कि चाइना थोड़ी देर में पूरे वर्ल्ड के हेल्थ केयर सिस्टम को भी स्टीयर करने की पोजीशन में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये उस दिशा में एक बड़ा शिफ्ट है। जी, ये बात हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए, ट्रंप ने कई नुकसान किए दुनिया की कूटनीति के, ग्लोबल डिप्लोमेसी के। ट्रंप ने जो विथड्रॉ किया, जैसे ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से अपने आप को विथड्रॉ किया और चाइना को लीडरशिप दे दी। अमेरिका का डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी उन्होंने। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने के बाद जो पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी दुनिया में गवर्न होती है, जो इन्फ्लुएंस होती है, उसमें चाइना को लीडर कर दिया। चाइना हर तरीके से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दृष्टि से, डब्ल्यूएचओ को फंड करने की दृष्टि से, और दुनिया में विभिन्न तरीके के प्रभाव की दृष्टि से चीन का दुनिया के देशों पर आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव है। चीन के दुनिया के, मुझे नहीं लगता दुनिया के कोई ऐसा देश होगा जिसमें चीन के बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे। तो अमेरिका का इससे पीछे हटना और चीन को कई मामलों में कई सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़त दे गया, और उस बढ़त का ही नतीजा था कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका को और यूरोप को यह ध्यान रखना चाहिए था कि भारत जैसे देश उसमें शामिल हैं जिनके पास वैक्सीन की कैपेसिटी तो है पर वैक्सीन का रिसर्च नहीं था। उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में चीन का जो विस्तार है, चीन जिस तरीके के कॉलोनियल मेंटेलिटी के साथ विस्तार करता है, उपनिवेशवाद की धारणा के साथ विस्तार करता है, उसे रोकने के लिए उसे वैक्सीन की इक्विटेबल पॉलिसी बनानी चाहिए थी। पर अमेरिका और यूरोप के देश अपनी फार्मा कंपनियों के दबाव में आ गए। उन्होंने फार्मा बाजार को अपने हाथ में रखने की कोशिश की। एक इक्विटेबल ग्लोबल वैक्सीन पॉलिसी नहीं बन पाई। डब्ल्यूएचओ का अलायंस लड़खड़ा गया, जो गरीब देशों को सस्ती वैक्सीन देने की या जहां वैक्सीन की क्षमता नहीं थी उन्हें वैक्सीन आपूर्ति करने की बात कर रहा था। तो जो पूरा का पूरा गैप आया, उस गैप में चाइना की इंडस्ट्री भी पहुंच गई और चाइना की डिप्लोमेसी भी पहुंच गई। कूटनीतिक रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी चीन उन बाजारों में जाकर खड़ा हो गया जहां अमेरिका को होना चाहिए था या भारत को होना चाहिए था अपनी क्षमता और अपनी पहुंच के आधार पर। अंशुमान जी, पिछले एपिसोड पे सवाल है, मतलब एक ही सवाल है, वो सवाल थोड़ा सा मजेदार किस्म का है, मुझे लगा उससे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है, उनका नाम है रामेसिस, यूजर नेम है, मुझे नहीं पता ये रामेसिस ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। Sir, I want to know what will be the impact of decreasing budget on food security and increasing budget on Manrega. Will it put a positive impact on economy? फूड सिक्योरिटी पर बजट कम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है बजट हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू दिवाली दिस ईयर, एंड दिस आई थिंक probably this is the longest ever food grain distribution program in India, which has started long way last year, sometime in May, April, May, and now it is going on. So this year food subsidy bill will definitely be high. Secondly, Manrega budget has been increased because that is the only option which can help people to get some jobs of 180 days in rural areas. हमने देखा कि उसमें एक वॉलेटिलिटी रही है, जब गांव में ज्यादा लोग पहुंचे हैं तो वहां बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फूड सिक्योरिटी पर फिलहाल सरकार इस स्थिति में नहीं है कि बजट कम कर सके। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो डिबेटेबल है कि क्या फूड सिक्योरिटी पर जो बजट खर्च किया जा रहा है उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या फ्री राशन लोगों को पहुंच रहा है, क्या लोगों को फ्री राशन चाहिए भी, और कितनी प्रतिशत आबादी को फ्री राशन चाहिए। ये एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि हमारे पास जो फूड ग्रेन ऑफटेक के आंकड़े आते हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि जितना फ्री राशन सरकार एलोकेट करती उतना राज्य सरकारें उठा भी रही हैं और बांट भी रही हैं। अब अंशुमान जी, सवाल जवाब हो गए। सवाल एक ही था और इस हफ्ते की पढ़ाई लिखाई पर लोगों ने कुछ ज्यादा बताया नहीं है, ज्यादा बताया है तो वो पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्या लिखा पढ़ा देखा, कुछ हो पाया? हाँ, मैंने एक दो किताबें नई मेरे पास आ गई थी। एक मेल्कम ग्लैडवेल की बुक आई है, अभी मैंने उसको शुरुआत से पढ़ना ही शुरू किया है। मेल्कम ग्लैडवेल मेरे फेवरेट राइटर्स में से, उनकी काफ़ी सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आउटलायर्स और ब्लिंक और ये टिपिंग पॉइंट। उनकी किताब आई है मीटिंग द स्ट्रेंजर्स। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है कि जब आप नए अजनबी लोगों से मिलते हैं तो कैसे समझते हैं उनको। और मेल्कम ग्लैडवेल बहुत दिलचस्प लेखक हैं जो वाकये के साथ, रिसर्च के साथ और एनेक्डोट्स के साथ लिखते हैं। तो वो किताब आई है, उसे मैं पढ़ने की तैयारी में हूँ। मैंने उसके शुरुआती कुछ पेज पढ़े तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी है। तो वो किताब नई, अब सप्लाई आपूर्ति शुरू हुई है किताबों की, तो पहली किताब मेरे पास आई, उसको मैं पढ़ रहा हूं। जो आपकी वो विश लिस्ट थी वो विश लिस्ट थी, हाँ, अब शुरू हुई है। तो अगले हफ्ते में उस किताब के बारे में आपको विस्तार से कुछ और बता पाऊंगा।
ओके, और कुछ देखना नहीं हो पाया? हाँ, इस हफ्ते देखना कुछ नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में व्यस्तता थी, लेकिन हो सकता है ये वीकेंड थोड़ा-सा ऐसा मिले जिसमें हम कुछ देख सकें। मैंने इस हफ्ते मैंने पढ़ाई तो नहीं हो पाई, ज़ाहिर-सी बात है फील्ड में इतना समय नहीं मिलता है कि आप थम के बैठ सकें, लेकिन एक दिन थोड़ा-सा समय था, एक दिन थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस थे ज़्यादा, तो हमने थोड़ा-सा एक दिन ब्रेक लिया जाए, 6-7 दिन काम कर लिया था। तो उस दिन मैंने फैमिली मैन सीज़न 2 देख लिया। बहुत सारे लोगों ने ज़िक्र किया है, बहुत बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है, मनोज वाजपेयी की हाँ, एक्टिंग को लेकर अच्छी ओपिनियन है, हाँ। बट फ़िल्म के कॉन्सेप्ट और प्लॉट में कहीं हाँ, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर उसके हाँ, उसको जितना प्रेडिक्टेबल बनाया है और अगली बार हाँ, का टीज़र दे दिया है कि अगली बार चाइना हुँ, से लड़ाई होने वाली है टाइप का वो एक हाँ, टीज़र उन्होंने दे दिया है, तो प्रेडिक्टेबल है, हुँ, मज़ेदार है। कुछ कैरेक्टर्स हैं वो मज़ेदार है। कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी आपको देखकर साफ समझ में आती है कंट्रोवर्सी क्यों है। हुँ, जो उसका तमिल लोगों की जो दिक्कत है उस पूरी हाँ, सीरीज़ से, तो वो एक दिक्कत समझ में आती है, वो दिक्कत कहाँ हो सकती है। एक सिम्पैथाइज़र टाइप का एक उन्होंने वो बनाया हुआ है उसमें कि रिसर्च बेस है उनका, उनके अपने दावे हैं कि हमारी टीम में बहुत सारे तमिल लोगों ने काम किया है इसको बनाने में। तो हुँ, ख़ैर ये सब उनकी बातें हैं, मुझे तो ठीक-ठाक लगी, देखने लायक है। उसको देखा जा सकता है, पढ़ाई कुछ नहीं है, वो ये पढ़ाई होगी तो ज़रूर बताएँगे। और ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।